देखिए ये 2019 का दिसंबर का लेवल 2 का सीडीपी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि टेस्ट बुकलेट जो कोड है वो है ई। बाकी यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, ऑनलाइन पड़ा हुआ है ये सीटेट की साइट पर, और डाउनलोड कर सकते हो। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आपको, बाकी आंसर जो हैं बिल्कुल वेरीफाइड हैं। सीटेट ने जो आंसर दिए हैं वो उनसे पूरी तरह ये मैच करते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 1% दिक्कत आती भी है तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Kohlberg theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage। ठीक है, देखिए ऐसा था, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी कोहलबर्ग की, लॉरेंस कोहलबर्ग की। इनके लेवल थे 3, स्टेज थी 6। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार जनरली पूछ लेते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लेवल 6 थी या स्टेज 6 थी। तो लेवल थी 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और स्टेज थी 6। ठीक है, स्टेज को आगे डिस्कस करेंगे जब कौन से ऑप्शन में आएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो होता है ना, जब बच्चा ये कहता है कि मैंने आपको जो दिया है आप मेरे को वापस कीजिए, मतलब बच्चा यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ है। बच्चा चाहता है कि जैसा मैं करता हूँ वैसा दूसरा मेरे संग करे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑप्शन है ना, इसका सीटेट ने मान रखा है ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर प्री कन्वेंशनल लेवल होता है और स्टेज होती है इंडिविजुअल एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सीटेट ने इसको 4th मान रखा है, तो हम 4th ही मानेंगे क्योंकि एक्सचेंज किसी और ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर एक्सचेंज के साथ में यहाँ प्री कन्वेंशनल होता तो वो और बेटर ऑप्शन होता। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर 4th ही करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, widely held belief about typified characteristics deemed appropriate for different sex in the society are referred to as। देखिए समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। देखिए ऐसा होता है, इन ये जो अवधारणा होती है इन्हें कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। मैं आपको समझाता हूँ स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर सेक्स के लिए, जेंडर के लिए पर्टिकुलर वर्क से निर्धारित कर दिए जाते हैं कि भाई लड़का है तो वो बाहर जाके काम करेगा, लड़का एडवेंचरस कार्य ही करेगा, लड़की जो होती है वो घर में खाना बनाएगी, और लड़की जो होती है वो घर के जो काम है उनमें ही हेल्प करेगी। लड़की थोड़ी साइड नेचर की होती है, थोड़ी सी मतलब डरपोक टाइप की होती है। ये जो अवधारणा बना रखी होती है ना, इन्हें कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्स के लिए, जेंडर के लिए एक चीज निर्धारित कर दिया आपने कि भाई लड़का ये काम करे, लड़की ये काम करेगी, तो ये होते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। और जेंडर स्टीरियोटाइप से सीटेट में क्वेश्चन आना ही आना है 100%। जेंडर स्टीरियोटाइप, प्याजे और बाइगोस्की, इनसे सीटेट में क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउसहोल्ड वर्क्स एंड मदर इज डूइंग एडवेंचरस एक्टिविटीज। दिस मूव इज इंपॉर्टेंस बिकॉज, देखिए ऐसा होता है कि जनरली क्या होता है कि जो मदर होती है वो घर के काम करती है और फादर होता है वो जाता है बाहर काम करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि अब करिकुलम में थोड़ा चेंज किया गया है। वहां पर मदर को दिखाया गया है कि मदर जाती है बाहर के काम करने के लिए और घर फादर जो है वो घर के हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं उनको काम करते हैं। तो इसका जो मेन एम है, इसका एम है एलिमिनेट करना जेंडर स्टीरियोटाइप को। जो हमारे समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप व्याप्त है कि औरत है घर का काम करेगी, आदमी घर का काम करेगा, उस चीज़ को खत्म करने के लिए करिकुलम में, हमारा जो करिकुलम बच्चों को बनाया जाता है, एनसीईआरटी करिकुलम बनाती है, उसमें जो है उसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप को लेकर के कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो उनमें से एक ये है कि मतलब आप जो एक जेंडर के लिए निर्धारित रोल्स हैं उनसे हट के कुछ काम करवाते हो, तो ये एलिमिनेट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की। देखिए बाइगोस्की पहले से क्वेश्चन आना ही आना है सीटेट में, चाहे लेवल 1 लेवल 2 दोनों में से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा है कि अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। देखिए जो सबसे पहले बताता हूँ आपको, मैं एक दिया था बाइगोस्की ने जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, इन दोनों को यूज किया था। हालांकि जो स्कैफोल्डिंग था ना, इसको सबसे पहले जो दिया था ये दिया था ब्रुनर ने। स्कैफोल्डिंग को सबसे पहले जो वर्ड यूज किया था वो किया था ब्रुनर ने। लेकिन
बर्नर ने इसको यूज किया था, दिया था, लेकिन जो वाइगोत्स्की था इन्होंने इसको अपनी उसमें यूज किया था, अपनी थ्योरी में। तो देखिए जो सपोर्ट होता है ना, वाइगोत्स्की कहता है जब बच्चे को सपोर्ट देता है एमक्यू, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, वो उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसको उससे ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो उसको जो सपोर्ट देगा वो सपोर्ट होती है स्कैफोल्डिंग। लेकिन जेडपीडी क्या होता है, देखो जेडपीडी होता है बच्चे का करंट लेवल, बच्चे का करंट लेवल और बच्चे का सपोर्ट के बाद लेवल जो है, सपोर्टिंग बच्चे को इसने सपोर्ट दिया उसके बाद जो लेवल है, इसके जो बीच का डिफरेंस होता है ये होता है जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी होता है। और जो ये है ये होता है मतलब लेवल ऑफ पोटेंशियल, मतलब लेवल ऑफ पोटेंशियल, ये बच्चे का लेवल ऑफ पोटेंशियल होता है, मतलब बच्चा इससे आगे सपोर्ट से भी नहीं जा पाएगा, ये बच्चा अपने बिना किसी हेल्प के कर पा रहा है यहाँ तक, ये बच्चा हेल्प से कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जेडपीडी है। लेकिन ये जो बच्चे का ये जो एरिया है ये बच्चे का है लेवल ऑफ पोटेंशियल, मतलब बच्चा इससे आगे हेल्प के बाद भी नहीं जा पाएगा, ये बच्चे का आखिरी पोटेंशियल है, ये वाला ये बच्चे का आखिरी पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, देखिए ऐसा था, पियाजे ने दी थी 4 स्टेज, कौन कौन सी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर जो थी इसको उसने फर्दर 6 सब स्टेज में बांट रखा था, जो कि सीडेट कभी नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछी गई। सीडेट क्या बड़े बड़े जो एमपीटेट है सबसे हार्ड एग्जाम होता है, अगर टेस्ट की बात करें तो उसमें भी आज तक नहीं पूछा गया। जर्नल उसकी स्टेज के नाम पूछ लेते, बाकी और कुछ नहीं पूछते, वो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो देखिए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है ना, ये आती है बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ये बच्चे की पहली स्टेज है, प्री ऑपरेशनल बच्चे की सेकंड स्टेज है, कंक्रीट बच्चे की 3rd स्टेज है, और फॉर्मल ऑपरेशनल जो है बच्चे की 4th आखिरी स्टेज है, और इसी में आती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और किसी वीडियो में आपको पियाजे और वाइगोत्स्की की जो प्रीवियस मतलब जो उनके क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर और जो उनकी थ्योरी है इंपॉर्टेंट, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कंटेंट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। देखिए ऐसा होता है जहां पर भी सोशल और कल्चरल इनके बारे में बच्चे की थिंकिंग पे जो इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे की थिंकिंग उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी और एनवायरनमेंट, मतलब उसका सोशल और कल्चरल दोनों एस्पेक्ट उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे ज्यादा सोशल और कल्चरल पे जो इंडिपेंडेंस दिखाई है वो वाइगोत्स्की ने ही दिखाई है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 4th की बात करते हैं। ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट टीचर ऑफ 6th ग्रेड, मतलब ग्रेड 6 से 8 का कोई बच्चा है, उसका जो टीचर है वो टीचर को किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो वहां पर टीचर को क्या करना चाहिए कि टीचर बच्चे के सामने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करे और बच्चा रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि बच्चे को एक्टिव लर्नर मानते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। 8th की बात करते हैं। देखिए एज पर हावर्ड गार्डनर की थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड उसको बताया था इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन विद लॉजिक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। देखिए था जो हावर्ड गार्डनर थे इनकी थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इन्होंने शुरुआत में दी 7 स्टेज, मतलब 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, फिर दी इन्होंने 8, और करंट में जो है इनकी 9 आ चुकी हैं, जो कि एनसीईआरटी में 9 दे रखी हैं, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इनकी वो 9th है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, कि मतलब हम किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, हम समाज में, मतलब हम दुनिया में कैसे आए, मरने के बाद क्या होगा, मतलब जो स्पिरिचुअल तरह की बातें करते हैं वो 9th में आते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का जो व्यक्ति होगा वो किस तरह बिहेव करेगा। तो जो लॉजिको मैथमेटिकल्स होगा ना वो क्या करेगा, रीजनिंग, उसकी रीजनिंग अच्छी होगी, सेंसिटिव टू कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स जो होते हैं, जैसे मान के चलो ये है 1, फिर आया 3, फिर आया 5, तो अब यहाँ पर ये पैटर्न है, जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का व्यक्ति होगा ना वो सोचेगा कि यार यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो इसके बाद यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, मतलब 7 आएगा, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल डिडक्टिव और रीजनिंग का जो इंटेलिजेंस व्यक्ति होगा वो पैटर्न्स पे सेंसिटिव होगा, पैटर्न्स को अच्छी तरह जान पाएगा वो कि पैटर्न किस तरह काम करते हैं। चेंज को, जो चेंज होती है अभी मैंने आपको चेंज बताई थी 1 2 3 4 5, तो इस चेंज को समझ पाएगा उसमें क्या रीजनिंग लग रही है। जैसे 1 से 3 क्या मतलब 2 का डिफरेंस, 3 से 5 गया 2 का डिफरेंस। तो जो व्यक्ति होगा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का वो प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर पाएगा, पैटर्न्स क्या है उनको, उनमें क्या रीजनिंग लग रही है उसको कर पाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप्स हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रेस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो
तो ये कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बात हो रही है सोशलाइजेशन, समाजीकरण की बात हो रही है कि बच्चा जो है वो समाज में किस तरह से बिहेव करता है, मतलब कैसे वो आदतों को डिपेंड वो करता है, अपने जो कौशल्स होते हैं, अपनी हैबिट्स होते हैं, उनको कैसे बढ़ाता है, उनके मोटिव्स होते हैं, वो कैसे रेस्पॉन्सिबल बनता है समाज में, कैसे वो प्रोडक्टिव मेंबर सोसाइटी का बनता है। तो ये जो काम करता है, ये काम करता है समाजीकरण जो होता है बच्चे में इन सब चीज़ों को विकसित करता है। बच्चों की आदत विकसित करें, किसी के लिए कौशल विकसित समाज से होते हैं, हम देख के करते हैं। मूल्य, कुछ हमारी जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिव्स होते हैं, वो हम समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, ये सब होता है समाजीकरण से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। देखिए ऐसा होता है, जहां पर भी हेरिडिटी एनवायरनमेंट का पूछेगा ना, वहां पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इंटरप्ले होता है, दोनों एक दूसरे को डिपेंड, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही जो व्यक्ति के डेवलपमेंट होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अकेली हेरिडिटी व्यक्ति के डेवलपमेंट को सुनिश्चित नहीं कर सकती, हेरिडिटी जो होती है ना लिमिट सेट करती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है उस लिमिट को नर्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, बाकी ओनली फॉर डिफरेंसेस के लिए गलत है। टोटली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, देखो खाली एनवायरनमेंट नहीं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, तो खाली ये नाइदर हेरिडिटी नाइदर एनवायरनमेंट, ये पूरी तरह गलत है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो होते हैं ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, मतलब ये आपस में एडिक्टिव नहीं होते, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। ठीक है, आपस में प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये कहती है कि जो बच्चा है ना वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, अपने आप अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, समाज से इंटरेक्शन करके या मतलब पीयर से इंटरेक्शन करके, तो अपना ज्ञान को खुद बनाता है बच्चा, पैसिव नहीं होता, लर्निंग से नहीं प्रोड्यूस होती, रिकॉल से नहीं होती, बच्चा निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है सीसीई, क्वेश्चन नंबर 12। सीसीई, देखो सीसीई जो है इसको सबसे पहले आरटीई नहीं, इसको सबसे पहले बताया था आपने, जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है 1986, एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने सिफारिश की थी इसकी, सीसीई की, फिर इसको सीबीएसई ने इंक्लूड किया करिकुलम में। ठीक है, अब कह रहा है कि जो सीसीई है ये इंक्लूड करता है, तो सीसीई जो होता है ना ये होता है आपका बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि चलता है शुरू से एंड तक, बच्चा स्कूल में प्रवेश किया तब से बच्चे के स्कूल से निकलने तक कंटिन्यूस चलता है, साल मतलब पूरी साल चलेगा, तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सबमिटिव असेसमेंट जो होता है, जो आपकी टर्म एंड टेस्ट होते हैं, जैसे आपका हाफ ईयरली और ईयरली होते हैं, ये आपके होते हैं सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, तो सबमिटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं इन दोनों को इंक्लूड करता है सीसी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 कह रहा है कि a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social groups typically perform poor in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher initial step can be. देखिए ऐसा होता है, एक बच्चा है ना उसको ये बताया गया बार बार कि तुम्हारी सोसाइटी जो बच्चे आते हैं, मतलब तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, उस तरह के जो बच्चे होते हैं ना वो कभी भी एजुकेशन में एक्सेल नहीं कर पाते, मतलब पुअरली होते हैं एकेडमिक्स में। बच्चे के अंदर इस बात को भर दिया गया। अब बच्चे से अगर आप इस बच्चे की मेंटलिटी से आपको इस चीज़ को हटा देंगे, बच्चा ऐसे कम परफॉर्म करेगा, उसको लगेगा मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर लूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड उस तरह का है, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ को बच्चों के दिमाग से आपको हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे एग्जाम्पल और मॉडल्स। डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उनसे जो व्यक्ति आए हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेल किया है, उस एग्जाम्पल को बच्चे के सामने आप सेट करोगे, परफॉर्म करोगे, बताओगे कि देखो इस ग्रुप से ये बच्चा आया, इसने इतना एक्सेल किया और आज ये इस जगह पर है, तो उससे बच्चा मोटिवेट हुआ करने के लिए कि यार मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको बच्चे के सामने उन एग्जाम्पल्स को पेश करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे समाज से व्यक्ति ऐसे ने इतना अच्छा काम किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अब 14 की बात करते हैं। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा में क्या करना चाहिए, मतलब समावेशी शिक्षा वो होती है जहाँ पर हर तरह का वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिकली अगर डिसेबल्ड हैं वो भी उसी में पढ़ेंगे, अगर नॉर्मल बच्चा वो भी पढ़ेगा, गिफ्टेड है वो भी उसी में पढ़ेगा, तो सारे बच्चे वहीं साथ में आपके पढ़ते हैं। तो एक टीचर को उसके लिए क्या करना चाहिए, तो टीचर को करना चाहिए बिलीव दैट
एवरी चिल्ड्रन हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। हर तरह का बच्चा है तो टीचर को हर बच्चे के अकॉर्डिंग IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए कि हर बच्चा जो होता है वो अपने पेस से सीखता है, तो टीचर को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना है। यही जो हमारा IEP कहता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन इस चीज़ को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? देखो 15 ये कह रहा है कि आई स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग साइंस इज क्लासरूम। बच्चे कुछ साइंस दे रखे हैं, देखिए बच्चों को कुछ साइंस दे रखे हैं इसमें कि एंजाइटी अराउंड रीडिंग, एक बच्चा है उसको पढ़ने के प्रति चिंता होती है। डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, डिफिकल्टी होती है वर्ड्स और लेटर को रिकॉग्नाइज करने में। पुअर वोकेबलरी स्किल्स बच्चे के अंदर। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रेड, मतलब बच्चे को क्या पढ़ाया गया उसको रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है। उसकी जो वोकेबलरी स्किल्स है वो पुअर है। वर्ड्स को लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होती है, और पढ़ने के प्रति चिंता रहती है बच्चे में। तो ये किस बच्चे के साइन हैं, ये इंडिकेशंस हैं, ये किस तरह के बच्चे के इंडिकेशंस होते हैं? तो ये जो इंडिकेशंस होते हैं ये होते हैं स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चा होता है, उसके साइंस हैं कि मतलब उसको वोकेबलरी में दिक्कत आती है, जो पढ़ा है उसको रिकॉल नहीं कर पाता, पुअर उसकी मतलब क्या है कि रीडिंग स्किल्स पुअर है उसकी। तो ये एक बच्चा होता है, ये उस बच्चे के साइन है जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली डिसेबल्ड एबल्ड लर्नर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन बाय। इंक्लूसिव क्लासरूम में एक स्पेशली जो एबल्ड लर्नर्स हैं उनको एक टीचर किस तरह से नीड को एड्रेस कर सकता है? तो देखिए ऐसा होता है कि इसमें क्या करेंगे आप, डेवलपिंग करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब टीचर क्या करेगा यहाँ पे कि हर बच्चे की जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग टीचर एक प्लान तैयार करेगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएगा। मतलब जो बच्चे की वीकनेस उसको देखेगा कि बच्चा यहाँ वीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको देखेगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को आप क्या करोगे, तैयार करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी IEP कहीं ना कहीं IEP की बात कर रहा है कि बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन क्लासरूम बाय। आप एक क्रिएटिव बच्चा है जो कि एक फैक्ट से डिफरेंटली मतलब सोचता है, डाइवर्जेंटली सोचता है, अलग अलग एरिया में सोचता है और एक प्रॉब्लम के आपको 20 सोल्यूशन बताता है। तो इस तरह के बच्चों को आप कैसे इनकरेज कर सकते हो? तो इस तरह के बच्चों को इनकरेज करने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, मतलब आप बच्चे को एक चीज को सोचने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के लिए अलाउ करोगे, इनकरेज करोगे, और उसको आप इनकरेज करोगे कि बच्चा कुछ नया सोचे। ये नहीं कि जो पहले चलता है उस तरह सोचे, बच्चा कुछ नया सोचे, मतलब उसकी थिंकिंग जो होनी चाहिए ना वो थिंकिंग करना चाहिए डाइवर्जेंटली। डाइवर्जेंटली थिंकिंग जो होती है इसको आप इनकरेज करोगे। ठीक है, इनकरेज करोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन क्लासरूम। क्लासरूम में मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। देखो मीनिंगफुल लर्निंग ये होती है जब बच्चा अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से करेगा। अगर बच्चा रिपीटिशन और रिकॉल से करेगा तो मीनिंगफुल नहीं होगी। बच्चा खुद करेगा, एक्टिवली करेगा, एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल के थ्रू करेगा। तो आप क्या फैक्टर्स होते हैं सपोर्ट करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग को? तो मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करते हैं शोइंग जीनियर इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग। मतलब आप क्या करोगे, विषय वस्तु तथा बच्चे के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति अच्छा सरोकार करना। मतलब बच्चे को आप क्या करोगे कि बच्चे को आप जो सब्जेक्ट मैटर है उसके प्रति उसमें इंटरेस्ट डेवलप करोगे और बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर आप नजर रखोगे कि बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है, और बच्चे के जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उससे आप बच्चे को क्या करोगे, इंटरेस्ट पैदा करोगे बच्चे में उस चीज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल क्या है? तो मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। मतलब देखिए ऐसा होता है, एक जो प्रॉब्लम है बच्चा उसको पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो जैसे ये पूरी प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, उसको पार्ट्स में तोड़ दोगे। ऐसे पार्ट्स में तोड़ दिया, पहले बच्चे से आप इस पार्ट को सॉल्व करवाओगे, फिर बच्चे से इस पार्ट को सॉल्व करवाओगे, फिर बच्चे से इस पार्ट को सॉल्व करवाओगे, फिर बच्चे से इस पार्ट को सॉल्व करवाओगे, और ऐसे करके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चे के लिए आप क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में सबसे अच्छा क्या है कि बच्चे के लिए आप क्या करोगे कि जो पूरी प्रॉब्लम है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे और इंडिविजुअल पार्ट को सॉल्व करवाओगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के लिए इफेक्टिव क्या रहेंगे? देखिए, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बिल्कुल बच्चे को आप कहो कि आप इस कंसेप्ट के ऊपर अपना कुछ रीजनिंग तर्क लगाइए, चाहे वो गलत सही हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप खुद सोचिए कैसे हो सकते हो आप, बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल बच्चे को आप बोलोगे आप कि इस चीज़ के लिए आप एक्सप्लोर कीजिए कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं, क्या ऐसा कारण हो सकता है, बिल्कुल। डायलॉग डिस्कशन, डायलॉग डिस्कशन जो है ये भी बिल्कुल ठीक है, बच्चे को आप डिस्कशन करने दीजिए, बिल्कुल ठीक है। फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज ज्ञान, बिल्कुल ऐसा होता है कि दिए गए ज्ञान को आप बच्चे को उस तरह भर दोगे तो वो कहीं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। मतलब बच्चे को कहा कि जो दे रखा है उसको रिपीट करिए, तो रिपीटेशन करना या जो बता रखा है उसको दोबारा से बच्चा अगर मतलब रट्टे लगा रहा है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। जो ऊपर के तीनों ही इफेक्टिव है, लेकिन जो फोर्थ इफेक्टिव नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। 21 की बात करते हैं, ठीक है। 21 क्या करा है? हाउ कैन टीचर डील विद चिल्ड्रंस हु आर नॉट अटेंटिव इन क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम अटेंटिव नहीं है, मतलब बच्चे क्या है कि क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो उसको ढंग से बच्चे समझ नहीं रहे, मतलब अपना ध्यान नहीं रोक पा रहे, मतलब एक तरह से ये कह सकते हो कि बहुत चंचल टाइप के बच्चे हैं। तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो उसके लिए टीचर को करना चाहिए कि आप बच्चों से बात कीजिए और उसका रीजन जानने कि भाई कारण क्या है, बच्चे माइंड को अपना स्टेबल क्यों नहीं कर पा रहे। तो आप उनसे बात कीजिए और रीजंस को फाइंड आउट कीजिए कि रीजन क्या है, कि मतलब बच्चे इंटरेस्ट पैदा क्यों नहीं कर पा रहे। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका अच्छा ना हो, बच्चे से रुक ना रहे हो, इंटरेस्ट पैदा ना कर पा रहे हो, तो आप उस जो रीजन है उसको फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डेथ इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। कंस्ट्रक्टिव मतलब संरचनावादी ये कहते हैं बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखिए ऐसा होता है, बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है ना किसी कंसेप्ट को लेकर के, वो जरूरी है। बच्चे को अगर किसी चीज के बारे में पहले से इतना पता है तो बच्चा इसकी हेल्प से बाद में इतना सीख सकता है, लेकिन अगर पहले बच्चे की नॉलेज उस कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं है तो बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी शुरू सीखने के लिए। तो बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है ना वो बच्चे को हेल्प करेगी उस ज्ञान को फर्दर एलेबोरेट करने में, आगे बढ़ाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। बच्चे क्या करते हैं? देखिए ऐसा होता है, बच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चे ये करते हैं कि मतलब अपने जो कुछ कंसेप्ट होते हैं ना, मतलब उनको बना लेते हैं किसी किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के ऊपर। टीचर को क्या करना चाहिए इसके लिए? तो टीचर को करना चाहिए कि टीचर जो है उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चैलेंज करे और बच्चों को डायलॉग्स के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू उन चीज़ों को क्लियर करे और बच्चों को ये बताए कि आपने इसके बारे में ये सोचा लेकिन एक्चुअल में इस चीज़ का कारण ये होता है और ये क्यों होता है, उसको मतलब एग्जाम्पल समझाओगे, ठीक है। तो बच्चों के लिए उस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 1 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 24। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस। देखिए ऐसा होता है कि जो कॉग्निशन इमोशंस होते हैं ना इंडिपेंडेंट होते हैं, गलत है बिल्कुल। एक दिशाई होते हैं, देखो एक दिशाई नहीं होते। इमोशंस जो होंगे वो इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी किसको? कॉग्निशन को। ये शो करेगा और ये शो करेगा, मतलब ये होंगे आपके द्विदिशाई, मतलब बाई डायरेक्शनल होंगे, मतलब ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरप्ले होता है बिटवीन बोथ। मतलब क्या, देखो ऐसा होता है अगर बच्चे का इमोशन अच्छा है, बच्चा अगर इमोशनली स्टेबल है तो उसका कॉग्निशन अच्छा जाएगा, क्योंकि इसके लिए किसने कहा था? तो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने कहा था कि बच्चा रेडी होना चाहिए फिजिकली भी, मेंटली भी, कॉग्निटिवली और इमोशनली भी। अगर बच्चा इमोशनली, फिजिकली, कॉग्निटिवली अगर इमेच्योर है तो उसका जो कॉग्निशन है उस लेवल का नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे दूसरे को, ठीक है जी। तो आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। 25। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो देखिए फैक्टर्स का अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, तो इसमें क्या होगा? बच्चे का इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल करेगा। इमोशनल हेल्थ भी करेगी। पेडागोजिकल मतलब बच्चे टीचर कैसे पढ़ा रहा है ये भी वो करेगा। सोशल कल्चरल बिल्कुल ये भी करता है कि बच्चा समाज में किस तरह के समाज से आ रहा है, उसका जो कल्चर है वो किस तरह का है, बच्चे का चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं, करेगा। इमोशन बच्चा स्टेबल है कि नहीं इमोशनली, बिल्कुल करेगा। तो ये चारों फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 40 होगा इसका। 26। डैश आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। देखिए ये होता है कि बच्चा किस तरह से मीनिंगफुल लर्निंग का निर्माण करेगा।
तो सोशल इंटरेक्शन जो होगा, जैसे बच्चे बैठे हैं 4 ग्रुप में, 4 बच्चे बैठे हैं आपस में, 1 2 3 और 4, ये इससे कुछ पूछ रहा है, ये इससे कुछ पूछ रहा है, ये आपस में इनसे पूछ रहा है, ये इससे पूछ रहा है, ये इससे पूछ रहा है। तो बच्चों की जो नॉलेज है ना वो ग्रुप में सोशल इंटरेक्शन से बिल्ड होगी। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे एक दूसरे को, तो उससे क्या है कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, when students repeatedly engage in activities such as design a conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity such as earn a star or badge, they are likely to। ऐसा होता है कि बच्चे बार बार पुरस्कार की मतलब प्राप्त करने के लिए किसी जो कर रहे हैं, बार बार मतलब रिवॉर्ड के लिए बच्चा किसी काम को बार बार कर रहा है, तो ये किस तरह का मतलब संभावना उत्पन्न होती है इससे। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा है ना, बच्चे के अंदर जो मेटलिस्टिक एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाएगा लर्निंग का। मतलब बच्चा फिर आगे करेगा तो वो फिर रिवॉर्ड के लिए ही काम करेगा। अगर बच्चा आगे को सीखेगा ना, तो आपने बच्चों किसी की कहा बेटा आप 1 घंटे पढ़ो, तो बच्चा बोलेगा मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मेरे को इसके लिए रिवॉर्ड चाहिए, तो बच्चा कुछ भी करेगा। तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट होते हैं उसके लिए ही काम करेगा। बच्चे की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो आंसर नंबर इसका फर्स्ट ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था के उदाहरण से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था क्या होती है? तो देखिए बाल्यावस्था क्या होती है, सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। चाइल्डहुड क्या है? तो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञानों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। देखिए मिडिल चाइल्डहुड जो होता है और लेटर चाइल्डहुड जो होता है, इसको जनरली एक ही पीरियड माना जाता है, जो कि आपका 7 से लेकर के 11 या 12 भी मान लिया जाता है, कहीं भी जगह पे 11 या 12 तक होता है। ठीक है। यह आपका टाइम पीरियड होता है इसका। अब ये कह रहा है भाई कि जो मध्य बाल्यावस्था विशेषता क्या होती है, तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होती है कि बच्चा यहाँ पर लॉजिकल सोचना चालू कर देता है। ये है प्याजे की स्टेज। प्याजे कहता है इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कि बच्चा यहाँ पर लॉजिकली सोचना चालू कर देगा, लेकिन लॉजिकली खाली उन चीज़ों के बारे में जो उसको दिखती हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, जो कि प्याजे के अकॉर्डिंग लास्ट स्टेज है। लेकिन जो मिडिल चाइल्डहुड होता है, जो कि 6 से 12 या 7 से 12 भी कर देते हैं, 11 भी कर देते हैं, तो यहाँ पर बच्चे में जो लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में जो बच्चे को दिखती है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में नहीं होती। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैमिली और नेबरहुड्स आर। देखिए ऐसा होता है, जहां पर भी फैमिली आएगी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जहां पर भी फैमिली आएगी वो होगी आपकी प्राइमरी फैमिली, जहां आएगी वो होगी आपकी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। ठीक है। और जहां पर आपका स्कूल आएगा वो होगी आपकी सेकेंडरी। यहाँ फैमिली दे रखी है, तो फैमिली और नेबरहुड होगा आपका प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो आइए देखो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीटेट के सारे कराऊंगा, और ये मेरी गारंटी है अगर आप इनको पूरी तरह कर लेते हो, 2012 या 13 स्टार्ट हुआ था, 11-12 से उनको आप पूरा कर लेते हो, क्योंकि पर ईयर 2 एग्जाम हुए थे, तो नियर अबाउट आप ये लगा लीजिए 18 से 20-25 एग्जाम पेपर्स होंगे। इन सबको भी आप कर लेते हो, 120+ आराम से मार दोगे आप। बाकी और भी कराऊंगा मैं, यूपी टेट जितने भी सब कराऊंगा, बाकी आप इनको देख लेना। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है किसी कोई आंसर में, हालांकि मैंने सारे आंसर जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक बताए हैं, फिर भी अगर एक आध में दिक्कत होती है तो आप कमेंट में से बता सकते हो। ठीक है। ठीक है भाइयों, राम राम।